हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी दृष्टि मैगजीन की सीरीज जो है यूट्यूब पर चल रही है और दृष्टि मैगजीन के सीरीज में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका डिस्कशन आपके बीच किया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया जा रहा है कि कैसे आपको दृष्टि मैगजीन को अच्छे से तैयार कर लेनी है। 100 जो यहाँ पर किताब हमारी है 220 पेज के आसपास की किताब है। उस किताब को किस प्रकार से आप अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। अभी तक जितने लेक्चर हमारे आए हैं सब उसी पर आए हैं। खास बात यह है कि इस बार घटना चक्र ने एक नया इनोवेटिव आइडिया और इनोवेटिव करने का प्रयास किया। यहाँ पर किताब में आपके क्यूआर कोड दे रखा है। उस क्यूआर कोड में देखा जाए तो जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपस में जैसे दो लोग वार्तालाप करते हैं उस वार्तालाप के जरिए पॉडकास्ट के जरिए समझाने का भी प्रयास किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि जो मैगजीन हमारी है वो मैगजीन में सारे महत्वपूर्ण तथ्य, वो राष्ट्रीय हो, अंतरराष्ट्रीय हो, आर्थिक परिदृश्य हो, सबको बहुत विस्तृत तरीके से कवर करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो यहां पर मुझे जिम्मेदारी मिली है कि मैं आपको उत्तर प्रदेश परिदृश्य पढ़ाऊं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु है महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है उन सब पे चर्चा करेंगे। और देखा जाए तो यूपी पीसीएस आरओ की जो परीक्षा है उसमें यूपी स्पेशल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टैटिक जीके का हो या यूपी करंट अफेयर हो। ठीक है, तो यहां पर दृष्टि मैगजीन में समाहित जो यूपी स्पेशल के महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन तथ्यों को तो मैं यहां बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ साथ एक सूचना आपके लिए यह भी है कि मंथली करंट अफेयर यूपी स्पेशल का भी मैंने कवर किया हुआ है यूट्यूब पर। ठीक है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर की प्लेलिस्ट वहां पर पड़ी हुई है। हर महीने के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं उनको भी हमने वहां पर कवर किया, आप उसको भी देख सकते हैं। और यूपी स्पेशल दृष्टि मैगजीन में जितना पॉइंट दे रखा है वो सारे पॉइंट को आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण खबर। सिंगना, सिंगना के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए प्लेसेस में सिंगना पॉइंट पे चर्चा कर लें तो 25 जून 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आगरा के सिंगना में, कहां पर ये सिंगना कहां पड़ता है, ये आगरा में पड़ता है। और यहीं पर अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र, जो अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र है ना, इसका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा परीक्षा में से पूछे कि अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी किस शहर में प्रदान की गई है, कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो ये आगरा शहर में स्थापित किया जाएगा, आगरा के सिंगना में। और इसके लिए मंजूरी किसके द्वारा दी गई है, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा आगरा के सिंगना में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है। अगली खबर क्या है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। अब गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आइए उनको देख लेते हैं। 20 जून 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले के जैतापुर जो NH-27 से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। ठीक है, कहां से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया, परीक्षा में पूछे, टिक कर देना, जैतापुर गोरखपुर से। ठीक है, जो NH-27 है। यहां देखा जाए इस एक्सप्रेसवे का निर्माण लागत कितनी है, यहां पर निर्माण लागत राशि कितनी है, तो निर्माण लागत राशि जो इस लिंक एक्सप्रेसवे की है ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो 7,283.28 करोड़ रुपए इसकी लागत राशि है। और इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, ये लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी होगी, तो यहां पर देखा जाए 91.532 किलोमीटर होगी। और ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लंबाई, देखा जाए तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से संबंधित सवाल आपके यूपी पीसीएस 2018 के सवाल में लंबाई पूछा था। ठीक है, प्रीलिम्स में, तो इस वजह से ऐसे सवाल आपसे परीक्षा में फिर से पूछे जा सकते हैं एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, इस वजह से इसको बताया गया यहां पर। आगे देखा जाए अगली पॉइंट क्या है, यहां पर अगली खबर है बहराइच से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। यहां पर बात करें तो 19 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बहराइच में स्थित कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य का दौरा किया। परीक्षा के लिए स्टैटिक जीके के दृष्टिकोण से यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है, बहराइच में अवस्थित है, बहराइच डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और यहां देखा जाए तो यहां पर एक नदी है गेरुआ नदी। इस गेरुआ नदी में घड़ियालों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए घड़ियाल के 7 बच्चे छोड़े गए। ठीक है, तो नदी का नाम याद रखिएगा कि गेरुआ नदी जो अवस्थित है कतरनिया घाट में बहती है। जैसे जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उससे संबंधित यूपीएससी ने सवाल पूछा कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है, रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। और वही सवाल सेम उसमें दूसरा स्टेटमेंट दिया था कि रामगंगा नदी के बालू के जो कण होते हैं उनमें सोना पाया जाता है। तो दोनों कथन वहां पे सही था। ठीक है, तो वैसे ही याद रखिएगा कि जो गेरुआ नदी है वो बहराइच में कतरनिया घाट अवस्थित है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसी के बीच से बहती है। चलिए आगे देखें, अगला पॉइंट क्या है। यहां पर आप एक पॉइंट याद रखिए, जो बॉक्सेस दे रखे हैं ना, आप किताब अपनी खोलिएगा वहां पर बॉक्सेस दे रखे, बॉक्सेस मतलब अगला अगला पॉइंट दे रखा है। यहां पर चलिए चर्चा कर लेते हैं।
मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन कार्यशाला, जो मानव वन्यजीव प्रबंधन संघर्ष कार्यशाला है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 19 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में इस कार्यशाला की अध्यक्षता की। परीक्षा में पूछा जाए कि मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया, तो दुधवा नेशनल पार्क में किया गया, जो दुधवा टाइगर रिजर्व में किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी अध्यक्षता भूपेंद्र यादव के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलो अगली खबर देखें। अगला पॉइंट क्या है आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, जो हमारे मैगजीन में दे रखा है। उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान किया गया है, चर्चा कर लेते हैं। 3 जून 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल में 20% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। अब यही पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितने प्रतिशत आरक्षण जो अग्निवीर है, अग्निवीरों से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। अब वहां अग्निवीरों को कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में जो पुलिस बल सेवा है उसमें कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है, तो यहां पर निर्णय लिया गया है यूपी सरकार के द्वारा कि 20% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा, 20% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, पीएसी, आरक्षी घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्तियों में लागू होंगे। ठीक है, जो सीधी भर्तियां होती हैं उन भर्तियों में लागू होगा। देखा जाए तो पूर्व अग्निवीरों को 4 वर्षों की सेवा के पश्चात भूतपूर्व सैनिक की तरह अग्निवीरों के रूप में भी की गई सेवा अवधि को घटाकर अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, यहां पर जैसे भूतपूर्व सैनिक होते हैं ना, तो भूतपूर्व सैनिकों का कोटा होता है। परीक्षा में आपने देखा होगा कि जो कट ऑफ आती है तो भूतपूर्व सैनिक लिखा होता है, उनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। सेम वैसे ही यहां पर देखा जाए तो जितनी अवधि तक सेवा की है उस सेवा को घटाकर अधिकतम 3 वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, यहां देखा जाए, आगे हम पॉइंट पे चर्चा कर ले तो एक बात यहां पर और कही गई है, इसके तहत अग्निवीरों का पहला बैच वर्ष 2026 में सेवा से बाहर आएगा। ठीक है, इसमें 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा और 75% अग्निवीर सशक्त और कार्यकुशल होकर समाज की मुख्य धारा में पुनः शामिल होंगे। मतलब जो अग्निवीर योजना थी उसमें बताई गई थी कि जो 75% जैसे अग्निवीरों का जो पहला बैच है वो कंप्लीट जब होगा तो उसमें 75% जो है वो समाज को सशक्त करेंगे और 25% जो है वो सशस्त्र बलों में शामिल होंगे। ठीक है, तो पहला बैच 2026 में कंप्लीट होगा। चलिए आगे बात कर ले, अगली खबर क्या है, अगला पॉइंट क्या है आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। देखा जाए गोरखपुर में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण, जो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है इसका लोकार्पण किया गया है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 29 अप्रैल 2025 को, कब, 29 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले के चरगांव, कहां पे, चरगांव में 200 टीपीडी 200 टीपीडी क्षमता के गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किया है। ठीक, क्षमता पूछ सकता है इसकी क्षमता कितनी है, 200 टीपीडी इसकी क्षमता है। लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। और गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के बारे में डायरेक्टली पूछ सकता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, तो गोरखपुर शहर में किया गया है। चर्चा कर ले तो यह स्टेशन नगर निगम गोरखपुर द्वारा 9.89 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। ठीक है, 9.89 करोड़ रुपए की लागत से इसको निर्मित किया गया है। चलिए आगे देखें, आइए आगे चर्चा करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, जो हमारे दृष्टि मैगजीन में दे रखी है, यहां पर चर्चा करें। एनएमसीजी की 63वीं बैठक, ठीक, एनएमसीजी की 63वीं बैठक चर्चा कर लेते हैं। 21 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी की 63वीं कार्यकारी समिति की बैठक में गंगा और उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवन हेतु महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, तो आपकी परीक्षा के लिए तो सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनएमसीजी का फुल फॉर्म क्या है। एनएमसीजी का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ठीक, नेशनल क्लीन गंगा मिशन, एनएमसीजी का फुल फॉर्म है। और इसकी 63वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया, तो इसकी 63वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, और यहां पर जो गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं उनके पुनर्जीवन के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। और इस बैठक में एक पॉइंट याद रखिए कि बैठक में उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में सीवेज प्रबंधन परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। आगरा में सीवेज प्रबंधन परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। अब आगरा में की गई है तो इससे गंगा को क्या फायदा होगा, गंगा की प्रमुख सहायक नदी है यमुना और
देखा जाए तो आगरा शहर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो जो भी अपशिष्ट होते हैं वो यमुना में प्रवाहित होते हैं और यमुना अंततः आके प्रयागराज में गंगा से मिलती है। यमुना अगर दूषित होगी तो गंगा भी दूषित होगी। और यहां पर बात की जा रही गंगा तथा उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवन हेतु, तो इस वजह से यमुना को स्वच्छ रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो आगरा में सीवेज प्रबंधन परियोजना, जिसकी कुल बजट कितना होगा 126.41 करोड़ रुपए, और इसे मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, चलो आगे देखें। अगली खबर क्या है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और हमारी मैगजीन में दे रखी है। देखा जाए तो एक विवाह घर का निर्माण कराए जाने की परियोजना, एक विवाह घर का निर्माण कराए जाने की परियोजना यहां पर देख लेते हैं। 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक विधानसभा में एक विवाह घर का निर्माण कराए जाने की परियोजना के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। ठीक है, प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा में एक विवाह घर के निर्माण कराए जाने की परियोजना को यहां पर प्रस्ताव जो था उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। चर्चा कर ले। प्रथम चरण में प्रदेश के 71 ग्रामीण विधानसभाओं में एक विवाह घर का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। साथ ही साथ आगे बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों की प्रत्येक विधानसभा में एक विवाह घर के निर्माण कराए जाने हेतु वित्त वर्ष 2025-26 में, ठीक है, 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मतलब प्रत्येक विधानसभा के जो ग्रामीण क्षेत्र है उन ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में विवाह घर का निर्माण कराया जाएगा। उस विवाह घर का, जैसे आप अगर जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए जब गांव में विवाह होता है तो गांव में विवाह होने पर लोग क्या करते हैं, जैसे बारात आती है तो स्कूल में ठहरा देते हैं कि बारात आई है, स्कूल में बारात रुकेगी। अब स्कूल में बारात रुकती है तो जो स्कूल में व्यवधान उत्पन्न होता है, भले ही सरपंच से या जो स्कूल के प्रिंसिपल उनसे बात कर लें कि साहब विवाह का मतलब विवाह का योग है, ऐसा है वैसा है, तो एक दो दिन सारे जो कार्य होते हैं बाधित होते हैं। तो अब ऐसा होगा क्या कि विवाह घर का निर्माण करा दिया जाएगा, विवाह वहां पर हो, रहने खाने की व्यवस्था जो होती है, जो समुचित अवसंरचना है, उन सारी व्यवस्थाएं वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, और स्मार्ट विलेज जब आप लिखे तो उनमें ये स्मार्ट विलेज की संकल्पना, जैसे यूपीपीसीएस का जो मेंस इस बार आया था, मेंस के पेपर हुआ उसमें स्मार्ट विलेज पूछ लिया गया। अब स्मार्ट विलेज में ये सारे पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हैं, जो विवाह घर इत्यादि का निर्माण कराना है, ये सारी चीजें आप वहां पर लिख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो हमने विवाह घर के बारे में देख लिया। आगे देखते हैं अमृत 2.0 योजना उत्तर प्रदेश। जो अमृत 2.0 योजना उत्तर प्रदेश है इसके बारे में चर्चा कर लें। 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अमृत 2.0 अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0, ठीक है, योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु नगरीय निकाय के देय निकायांश घटाए जाने तथा निकायांश घटाए जाने से राज्यांश पर पड़ने वाले व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के प्रस्ताव के अनुमोदन प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पर जो अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 योजना है, इसके अंतर्गत जो स्वीकृत प्रस्तावित परियोजनाएं हैं उससे जो नगरीय निकायों के देय निकायांश घटाए जाने से तथा निकायांश के घटाए जाने पे जो राज्यांश होता है उस पर पड़ने वाले जो व्यय होते हैं उनका वहन अब सरकार के द्वारा किया जाएगा और इसके लिए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखें, पंचायत प्रतिपूर्ति और प्रोत्साहन योजना। अब ये पंचायत प्रतिपूर्ति और प्रोत्साहन योजना से संबंधित पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज प्रणाली आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उस संदर्भ में भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चर्चा कर लेते हैं। 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जनगणना वर्ष 2001 के आधार पर 1500 तक की आबादी वाले ग्राम पंचायतों के लिए स्वयं के संसाधन से आय आधारित पंचायत प्रतिपूर्ति और प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। यहां पर यह पॉइंट याद रखिए कि इस योजना हेतु वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ रुपए की राशि के प्रावधान किया गया है। ठीक है, 10 करोड़ रुपए तक की राशि का प्रावधान भी किया गया पंचायत प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। ठीक, चलिए आगे आते हैं, प्लेसेस इन न्यूज में देख लेते हैं। लखनऊ शहर क्यों चर्चा में रहा लखनऊ? देखा जाए तो 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस एकीकरण और पुनरीक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। ठीक है, अब ब्रह्मोस का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया जाएगा और इस जो एकीकरण ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा है इसके निर्माण के बाद देखा जाए तो एक अनुमान व्यक्त किया गया है कि हर साल देखा जाए
तो 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये तैयार किए जाएंगे, जिससे ब्रह्मोस का अब देखा जाए तो पूरी दुनिया में ब्रह्मोस को लेकर एक होड़ सी मची है। जो भारत के मित्र राष्ट्र हैं वो भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। ठीक, साइप्रस हो गया, साइप्रस ब्रह्मोस खरीदना चाहता है। आप इधर जो देखा जाए तो पूर्वी एशियाई देश देख लेते हैं, ठीक है, वहां पर डिमांड है ब्रह्मोस की। थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इन क्षेत्रों को आप देखें तो यहां पर भी ब्रह्मोस की डिमांड है, ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। तो अब ब्रह्मोस जो मिसाइल है 80 से 100 मिसाइल उत्तर प्रदेश में हर साल बन सकेंगे। इस ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र के उद्घाटन हो गया है। इसके उद्घाटन के बाद, इसके निर्माण के बाद, जब इसका निर्माण पूर्ण हो चुका है तो यहाँ पर जब हर साल 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पर हर साल बनते रहेंगे। चलिए अगली खबर चर्चा कर लेते हैं, बदायूं। प्लेसेस इन न्यूज में देखें बदायूं क्यों चर्चा में रहा। तो 5 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने, किसने, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने उत्तर प्रदेश के बदायूं में सफाई कर्मियों के सम्मान में नमस्ते योजना पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता की। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में सफाई कर्मियों के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सी योजना पर केंद्रित कार्यक्रम का अनावरण किया गया या उद्घाटन किया गया, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो बीएल वर्मा के द्वारा की गई थी। और योजना कौन सी है, नमस्ते योजना। ठीक है, नमस्ते योजना जो है ये सफाई कर्मचारियों से संबंधित है। ठीक, सफाई कर्मचारियों से संबंधित है नमस्ते योजना। चलिए आगे देखें, अगली खबर क्या है जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे मैगजीन में सम्मिलित किया गया है, उन पे चर्चा करें। तो यहां पर एक पॉइंट है, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजना के तहत शामिल नए उत्पाद कौन से हैं। यहां पर 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है। ठीक है, 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है। ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो है ये सन 2018 से, कब से, 2018, अगर डेट पूछ ले एग्जैक्ट तो 24 जनवरी 2018 को इस योजना को शुरू किया गया था। एक जिला एक उत्पाद योजना। अब एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। उत्तर प्रदेश ने भी तो कहीं से इंस्पिरेशन लेके योजना शुरू की होगी। तो ये योजना का इंस्पिरेशन कहां से मिला था उत्तर प्रदेश को, इसको मिला था जापान से। कहां से, जापान से इंस्पिरेशन मिला था। ऐसी योजना जापान में संचालित की जा रही थी, एक जिला एक उत्पाद योजना जैसा। सेम वैसा ही यहां पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी लागू किया गया। और उत्तर प्रदेश का देखकर देखा जाए तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इत्यादि विविध राज्यों ने भी अपने राज्यों में इसी प्रकार की योजनाएं संचालित करना प्रारंभ की। जैसे अब यूपी का ही आप उदाहरण ले लीजिए। यूपी में पहले एक जिला एक उत्पाद योजना संचालित की जाती थी, फिर उसके बाद देखा जाए तो अन्य प्रमुख योजनाएं, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, एक गांव एक उत्पाद योजना, ये सब भी संचालित की जाने लगी। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है। 12 नए उत्पादों को यहां पर शामिल किया गया है। ठीक, चर्चा करें यहां पर शामिल किए गए कुछ प्रमुख उत्पाद कौन कौन से हैं। अब ये आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, एक तरफ उत्पाद दे देगा, दूसरी तरफ जिले का नाम दे देगा। और ये लिस्ट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये पॉइंट हाईलाइट करके रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से परीक्षा में आपके डायरेक्ट 1 नंबर का सवाल आ सकता है। ठीक है, चलो बात कर ले यहां पर। तो कृषि उपकरण और सहायक सामग्री, ये बागपत का है। ठीक है, बागपत। फिर उसके बाद होजरी उत्पाद जो है, सहारनपुर के होजरी उत्पाद को शामिल किया गया एक जिला एक उत्पाद में। वहीं पर हम बात कर लें धातु उत्पाद और वस्त्र परिधान, गाजियाबाद। धातु और लकड़ी के हस्तशिल्प, अमरोहा। अमरोहा ढोलक के लिए प्रसिद्ध, लेकिन अब धातु और लकड़ी के हस्तशिल्प जो होते हैं उनको भी शामिल किया गया है। पेठा उद्योग तथा सभी प्रकार के जो फुटवियर होते हैं, मैंने आपको बताया कि आगरा चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगरा चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, पेठा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर पेठा उद्योग और सभी प्रकार के जो फुटवेयर है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत देखा जाए तो आगरा में सम्मिलित किए गए हैं। हमीरपुर देखा जाए तो धातु उत्पाद, लकड़ी उत्पाद बरेली, और चकोरी उत्पाद जो है ये एटा का, तथा खाद्य प्रसंस्करण प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ आंवला प्रसिद्ध, और आंवले के साथ साथ जो अन्य खाद्य प्रसंस्करण वाले जो सामग्रियां हैं उनको भी प्रतापगढ़ में सम्मिलित किया गया है एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत। ठीक, चलिए अब आइए एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एआई एग्रीज और एआई प्रज्ञा। ये आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और मुख्य परीक्षा में भी यहां से सवाल बन सकता है। चलिए बात करते हैं। 9 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बांगा, ये नाम याद रखिएगा, विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष कौन है, अजय बांगा है।
इनके द्वारा देखा जाए तो यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस समूह के साथ मिलकर एआई एग्रीज और एआई प्रज्ञा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, तो विश्व बैंक समूह के साथ। विश्व बैंक के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में ये दो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जिनको संचालित की जा रही है, यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा। और वर्तमान में देखा जाए तो विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष कौन है, अजय बांगा है। यहां चर्चा करें, यूपी एग्रीज परियोजना का उद्देश्य पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों, पूर्वांचल के 21 और बुंदेलखंड के 7 जिले शामिल है। ठीक है, में कृषि में क्रांति लाना तथा महिलाओं को 30% भागीदारी के साथ लगभग 10 लाख किसानों को लाभान्वित करना है। यहां पर जो पूर्वांचल और बुंदेलखंड का क्षेत्र है उसमें कृषि का विकास करने के उद्देश्य से ये जो यूपी एग्रीज परियोजना है इसको संचालित की जा रही है विश्व बैंक समूह के द्वारा। आगे बात करें तो यूपी एग्रीज परियोजना 4000 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसमें 2737 करोड़ रुपए की ऋण विश्व बैंक द्वारा 6 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाएगा। अवधि याद रखना 6 वर्ष, और कितना ऋण दिया जाएगा, ठीक है, तो यहां पर यह ऋण दिया जाएगा 2737 करोड़ रुपए विश्व बैंक के द्वारा। और ये टोटल यूपी एग्रीज परियोजना की लागत कितनी है, इसकी लागत होगी 4000 करोड़ रुपए। इस 4000 करोड़ में से लगभग देखा जाए तो 2737 करोड़ रुपए विश्व बैंक देगा। यहां देखा जाए इस परियोजना में विश्व बैंक के अतिरिक्त जो राज्यांश है, राज्यांश कितना होगा, राज्यांश होगा 1166 करोड़ रुपए राज्यांश होगा। ठीक, चलो आगे बात करें, यूपी एग्रीज के बारे में अन्य पॉइंट जान लेते हैं। इस परियोजना के तहत 10,000 महिला उत्पादक समूहों को जोड़ा जाएगा। 500 किसानों को विदेश भेजकर उन्हें अत्याधुनिक तकनीकी में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जो यूपी एग्रीज परियोजना है, इस परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के 500 किसानों का चयन किया जाएगा। उन 500 किसानों को विदेशों में भेजा जाएगा ताकि जो विदेशों में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कृषि क्षेत्र में, उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, उन सारी चीजों का ज्ञान प्रशिक्षण उनको प्रदान किया जाएगा और वही चीज फिर आकर वापस यूपी में इंप्लीमेंट की जाएगी, जिससे पूर्वांचल तथा बुंदेलखंड क्षेत्र को विकसित किया जा सके कृषि के दृष्टिकोण से। अब आइए एआई प्रज्ञा के बारे में जान लेते हैं। एआई प्रज्ञा कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल तकनीकी में प्रशिक्षित करना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 10 लाख युवाओं को एआई में तथा डिजिटल तकनीक में प्रशिक्षित करने के लिए एआई प्रज्ञा जो कार्यक्रम है इसको यूपी सरकार और विश्व बैंक समूह के द्वारा संचालित किया जा रहा है। यहां देखा जाए इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक चरण में 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसे उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा के बारे में आपने जान लिया, किसके सहयोग से संचालित की जा रही है, यह भी मैंने आपको बता दिया कि विश्व बैंक के समूह के सहयोग से संचालित की जा रही है। और यूपी एग्रीज तथा एआई प्रज्ञा आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे हम बात करें अगले पॉइंट पर, उत्तर प्रदेश में सीड पार्क की स्थापना। सीड पार्क की स्थापना, चलिए बीज पार्क जो होता है उसके बारे में चर्चा की गई है। 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में 5 अत्याधुनिक सीड पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। कितने, 5 अत्याधुनिक सीड पार्क स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई है। पहला सीड पार्क मध्य जोन में लखनऊ के अटारी क्षेत्र में, ठीक है, 130.63 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 266.70 करोड़ रुपए होगी। इस पार्क का नाम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, यहां पर देखा जाए चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, तो जो लखनऊ में बनेगा चौधरी चरण सिंह के नाम पर बनेगा। शेष 4 सीड पार्क विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किए जाएंगे, जिसमें पश्चिमी जोन, तराई जोन, पूर्वी जोन और बुंदेलखंड जोन शामिल है। यहाँ पर जो मध्य जोन वाला है उसको स्थापित किया जा चुका है, कहां पर, लखनऊ में स्थापित किया जा चुका है। किसके नाम पर बना है, ये नाम याद रखिएगा, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के नाम पर स्थापित किया जाएगा। नाम क्या दे देगा आपसे, जो सीड पार्क है, सीड पार्क के बारे में बता देगा, कथन में पूछ लिया। अब यहां पे अगर जो कथन में पूछा तो सीधे सीधे पूछेगा, एक सेकंड में मिटा दूं फिर उसके बाद बताता हूं कैसे पूछेगा। पहला कथन उसने पूछा आपसे कि मई 2025 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश में 5 नए सीड पार्क बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है या निर्णय लिया गया है, पहला कथन हो गया। दूसरा कथन हो गया कि मध्य जोन में सीड पार्क की स्थापना लखनऊ में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया जाएगा। दूसरा कथन हो गया। अब आपसे पूछेगा कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो यहां पहला तो सही है कि 5 सीड पार्क स्थापित किया जाएगा। दूसरा कथन हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर नहीं, ये पूर्व प्रधानमंत्री
भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखें। अब अगर जो आप लॉजिक लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह जो थे किसान नेता थे, तो इन्हीं के नाम पर स्थापित किया जाएगा। चलो आगे बात कर लेते हैं। यहां पर अगली खबर क्या है? अगली खबर है उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध प्रोत्साहन नीति 2022 यथा संशोधित। ठीक है, इसमें संशोधन भी हुआ है। तो यहां बात कर लें, 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इसमें संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। आगे बात करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा जाए इस नीति से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के बराबर सुविधाएं देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। नई दुग्ध प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, मौजूदा इकाइयों के अत्याधुनिकीकरण तथा पूंजीगत अनुदान को 10% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया। पहले क्या होता था, जो पूंजीगत अनुदान होता था नई इकाइयों की स्थापना में 10% दिया जाता था, लेकिन अब जो ग्रांट है, अनुदान है, वो 35% कर दिया गया है। आगे देखें तो नई इकाई के लिए अधिकतम अनुदान 5 करोड़ रुपए की, मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए 2.5 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। महिला उद्यमियों द्वारा सौर ऊर्जा आधारित 75% केवीए बिजली परियोजना लगाने के लिए 90% तक अनुदान मिलेगा, जबकि पुरुष उद्यमियों को ऐसी परियोजना में 50% तक अनुदान मिलेगा। मतलब महिला उद्यमी है, अगर उद्यम लगाया जा रहा है, ठीक है, तो 75 किलोवाट तक जो बिजली परियोजना है सौर ऊर्जा आधारित, उसमें महिलाओं को 90% तक और पुरुषों को 50% तक अनुदान मिलेगा। ठीक, चलो आगे देखें। उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता निर्माण केंद्र नीति 2024। अब यहां ये आपके परीक्षा के लिए नीति इंपॉर्टेंट हो जाती है। 6 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। उद्देश्य क्या है? प्रदेश में आईटी, वित्त, मानव संसाधन और ग्राहक सहायता जैसे क्षेत्रों की वैश्विक क्षमता की स्थापना को बढ़ावा देना। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि इसकी स्थापना से राज्य के आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार में उल्लेखनीय तथा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, राज्य में जो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन है उससे संबंधित पॉइंट आपके मुख्य परीक्षा में आए तो वहां पर आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं, या सीधे सीधे आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता निर्माण केंद्र नीति 2024 के बारे में उल्लेख करिए। 8 नंबर में पूछे तो ये पॉइंट आप लिख दीजिएगा। ठीक है, यहां बात कर लें तो जीसीसी टियर 1, टियर 2 और टियर 3 शहरों को विकसित करने में सहयोग करेगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी और ग्रामीण शहरी आय असमानता को भी कम किया जा सकेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है जो हमारी मैगजीन में सम्मिलित है और आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? आगरा एक बार फिर चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा, चर्चा कर लेते हैं। 15 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री ने आगरा के 30वें भीम नगरी समारोह का उद्घाटन किया। ठीक है, भीम नगरी समारोह का उद्घाटन किया। परीक्षा पूछे कि 30वें भीम नगरी समारोह का आयोजन कहां पर किया गया था? आगरा में किया गया था। यहां बात कर ले, साथ ही उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोभा यात्रा का भी शुभारंभ किया। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भीमराव अंबेडकर महासभा के साथ मिलकर लखनऊ में एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जीरो पॉवर्टी अभियान डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जीरो पॉवर्टी अभियान। ठीक है, जीरो पॉवर्टी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उनको गरीबी रेखा से निकाला जाएगा, ऊपर उठाया जाएगा, मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो जीरो पॉवर्टी अभियान जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही है वो किस राजनेता के नाम पर रखा जाएगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर संचालित की जाएगी जीरो पॉवर्टी अभियान उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो यहां पर जीरो पॉवर्टी अभियान के बारे में जान लिया। आगे देखते हैं। केयान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट का लोकार्पण। जो केयान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड है, इसके प्लांट का लोकार्पण किया गया है। कहां पर लोकार्पण किया गया है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। चर्चा करें तो 6 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले के गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गीडा में देखा जाए तो सुपर मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत केयान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट का लोकार्पण किया है। अब ये 30 एकड़ में फैला होगा, 30 एकड़ में फैला होगा और 1200 करोड़ रुपए की लागत से इस प्लांट में देखा जाए तो अनाज आधारित है। ठीक है, यह प्लांट अनाज आधारित है। चलो आगे बात कर ले। एथेनॉल प्लांट है ये एथेनॉल प्लांट है और अनाज आधारित एथेनॉल यहां पर बनाया जाएगा। इससे पेट्रोल और डीजल की जगह एथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल में पहले सरकार के द्वारा 10% एथेनॉल मिक्स करने का लक्ष्य रखा गया, फिर 20% कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो श्रृंगवेरपुर धाम है ये क्यों चर्चा में रहा?
तो 3 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रृंगेरपुर धाम जो प्रयागराज में पड़ता है, यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके प्रिय सखा भगवान निषाद राज, ठीक है, भगवान निषाद राज गुहा के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। और यहां पर देखा जाए सीएम के द्वारा 579 करोड़ रुपए तथा 181 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। ठीक है, तो याद रखना जो श्रृंगेरपुर धाम है ये कहां पर अवस्थित है, ये प्रयागराज में अवस्थित है। और यहीं पर जो श्रृंगेरपुर धाम है यहीं पर इनकी एक प्रतिमा जो निषाद राज है, ठीक, और भगवान श्री राम है गले मिलते हुए प्रतिमा का भी यहां पर बनाया जा रहा है। चलिए आगे बात करें, अगली खबर क्या है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसी में एक पॉइंट दे रखा है श्रृंगेरपुर धाम के अंतर्गत ही कि मुख्यमंत्री ने निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के तहत 1100 नाविकों को 3.20 करोड़ रुपए तथा मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 1400 मत्स्य पालकों को 20 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य समझौता, यहां पर एक समझौता है और यह समझौता आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है तो देख लेते हैं। 11 मार्च 2025 को दोनों के मध्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। परीक्षा में पूछे कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं के मध्य अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए समझौता हुआ है, तो टिक करिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच में। ठीक है, या फिर सीधे सीधे पूछे कि राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड तथा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण मिलकर उत्तर प्रदेश के किस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेंगे, बनारस में विकसित करेंगे, वाराणसी में। ठीक है, यहां पर चलिए आगे देखें। 150 एकड़ में फैली यह पार्क 650 मीटर के एक्सेस रोड के माध्यम से NH7 से जुड़ा होगा और NH7 व NH2 जंक्शन के मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में। आगे देखें, वाराणसी में डॉल्फिन सफारी। अब ये जो वाराणसी में डॉल्फिन सफारी है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे बनाने की घोषणा की गई है। ठीक, कैथी ग्राम जो है बनारस का, वहीं पर निर्माण किया जाएगा डॉल्फिन सफारी। आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डॉल्फिन सफारी। चलिए बिठूर महोत्सव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिठूर महोत्सव 2025 21 से 23 मार्च 2025 तक कानपुर के बिठूर में महोत्सव आयोजित किया गया। यह महोत्सव प्रतिवर्ष ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल बिठूर में आयोजित किया जाता है। यहां देखा जाए इस वर्ष महोत्सव उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की साझा सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत पर आधारित था। परीक्षा में पूछे कि 2025 में आयोजित बिठूर महोत्सव उत्तर प्रदेश और निम्नलिखित में से किस राज्य की साझा सांस्कृतिक विरासत पर आधारित था, तो दो राज्यों का नाम याद रखना, यूपी के साथ महाराष्ट्र, इसी पर केंद्रित था जो बिठूर महोत्सव इस बार आयोजित हुआ। रंगोत्सव 2025 के बारे में चर्चा कर ले तो 7 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री ने बरसाना मथुरा में रंगोत्सव 2025 का शुभारंभ किया और यह उत्सव उत्तर प्रदेश के ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद है उसी के द्वारा रंगोत्सव का आयोजन किया गया था और सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले काशी तमिल संगमम के बारे में। जो काशी तमिल संगमम है, काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण या 3.0 भी आप कह सकते हैं। यहां पर देखा जाए 15 से 24 फरवरी 2025 तक वाराणसी में काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन हुआ। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया। बेसिकली देखा जाए जो काशी तमिल संगमम होता है इसका आयोजन जो मुख्य आयोजक है वो शिक्षा मंत्रालय है, साथ ही साथ अन्य मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर यहां पर इसका आयोजन करती है। काशी तमिल संगमम 3.0 का मुख्य विषय महर्षि अगस्त्य पर आधारित था। ठीक है, जो मुख्य विषय था वो महर्षि अगस्त्य पर आधारित था। आगे देखें, इस कार्यक्रम के लिए IIT मद्रास और IIT BHU कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करती हैं। जो काशी तमिल संगमम है तो इसके लिए अब काशी में हो रहा है तो IIT BHU और IIT मद्रास ये दोनों मिलकर एक साथ यहां पर इसका कार्यान्वयन करती हैं। आगे देखें, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र
2025 चर्चा कर लेते हैं। 8 से 10 फरवरी 2025 के मध्य भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र 2025 का आयोजन भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में किया गया। इसे संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय विरासत संस्थान नोएडा डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया था। परीक्षा में से पूछे कि भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां संस्करण किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो भारतीय विरासत संस्थान नोएडा डीम्ड विश्वविद्यालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और थीम क्या था, मुख्य विषय क्या था, कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन कला और संस्कृति में, ये इसका विषय था, इसी विषय पर आयोजित किया गया था। चलिए आगे बात कर ले अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव। अब ये अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव जो हुआ था, ये जब प्रयागराज महाकुंभ आयोजित किया जा रहा था, महाकुंभ 2025 के दौरान ही प्रयागराज में आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 16 से 18 फरवरी 2025 के मध्य अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहां पर आयोजित हुआ, प्रयागराज में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगली खबर देखें। इसी पॉइंट से रिलेटेड जो पक्षी महोत्सव है उससे रिलेटेड एक पॉइंट और है कि इस महोत्सव में 200 से अधिक प्रवासी तथा स्थानीय पक्षियों की प्रजातियों देखने का अवसर भी प्राप्त हुआ। अब प्लेसेस इन न्यूज के तहत देखा जाए, वाराणसी क्यों चर्चा में रहा, तो 23 जनवरी 2025 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश के शहर में मौजूदा उप कार्यालय के पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में उन्नत करने की घोषणा की गई है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो IWAI का छठा क्षेत्रीय कार्यालय होगा। IWAI का मतलब भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का छठवां क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर बनाया जाएगा, तो ये वाराणसी में बनाया जाएगा। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। यहां पर देखा जाए वर्तमान में जो 5 क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहां पर है, एक गुवाहाटी असम में है, दूसरा पटना बिहार में है, कोच्चि केरल में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है और कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है उसके क्षेत्रीय कार्यालय के बारे में देख लिया, चर्चा कर ली। आइए आगे देखते हैं गोरखपुर फिर से चर्चा में क्यों रहा। गोरखपुर में कुछ महत्वपूर्ण जो इवेंट हुए उनको देख लेते हैं एक साथ। 20 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के शहर में स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली उद्यान का लोकार्पण किया गया। परीक्षा वहां से पूछे कि हाथी रेस्क्यू सेंटर उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित किया गया है, गोरखपुर में स्थापित किया गया। प्लेस पूछ ले कहां पर, तो अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में स्थापित किया गया और यहीं पर एक तितली उद्यान पर लोकार्पण किया गया है। यहां देखा जाए इस दौरान उन्होंने पीलीभीत टाइगर रिजर्व से लाए गए बाघ जिसका नाम क्या है केसरी, और बहराइच से लाए गए भेड़ियों के जोड़ों का भी नाम रखा। ठीक है, बाघ का नाम रखा केसरी और जो भेड़िए लाए गए बहराइच से, भेड़ियों का आतंक छाया हुआ था तो वहां से भेड़िए लाए गए, भेड़िए का नाम क्या रखा भैरव, और जो मादा भेड़िया थी, मादा भेड़िया का नाम रखा है भैरवी। नर भेड़िया भैरव, मादा भेड़िया भैरवी। और हाथी रेस्क्यू सेंटर में गंगा नामक हाथी को रेस्क्यू करके रखा गया है। हाथी का नाम क्या है, गंगा है। अब मिलान करने के लिए आ जाए तो आप मिलान कर सकते हैं, परीक्षा सूची दे दे और एक तरफ मिलाने के लिए बोल दे। ठीक है, तो उसको आप मिला दीजिएगा। अब मिलाने के लिए अगर जो आ जाए तो इसको आप आसानी से मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें अगली खबर क्या है। नोएडा और गोरखपुर फिर से चर्चा में रहा, देख लेते हैं किन कारणों से चर्चा में रहा। नोएडा बात करें यहां पर तो फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस नगरी में NCDS अंतरराष्ट्रीय अकेडमी का उद्घाटन किया गया। NSDC जो NSDC अंतरराष्ट्रीय अकेडमी है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो NSDC अंतरराष्ट्रीय अकेडमी का उद्घाटन देखा जाए तो जयंत चौधरी के द्वारा ग्रेटर नोएडा में किया गया। गोरखपुर एक बार फिर चर्चा में क्यों रहा देख लेते हैं। 12 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जिले में 172 लाख रुपए की लागत से निर्मित किए जा रहे नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया गया। परीक्षा से पूछे कि नानाजी देशमुख पार्क कहां पर बनाया जा रहा है, तो ये गोरखपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के बारे में जान लेते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और यहां से संबंधित सवाल PYQ में आए भी उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से देख लेते हैं, आपके इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। 24 से 26 जनवरी 2025 को अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह के दौरान यह सम्मान प्रदान किया गया और 6 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। किसको किसको, कृष्णकांत शुक्ला जो वाराणसी के हैं, हिमांशु गुप्ता वृंदावन के हैं, मनीष वर्मा कानपुर के हैं, कृष्णा यादव बुलंदशहर के हैं, कर्नल सुभाष देसवाल ये भी बुलंदशहर के हैं और डॉक्टर जय सिंह ये बहराइच के हैं। तो ये 6 व्यक्ति हैं जिनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की एक नीति जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। उत्तर प्रदेश एरोस्पेस तथा रक्षा इकाई रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024। 22 जनवरी 2025 को महाकुंभ प्रयागराज में हुई मंत्रिमंडलीय बैठक में यह नीति अनुमोदित की गई और इस नीति का लक्ष्य क्या है, तो इस नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना है।
एरोस्पेस और डिफेंस क्षेत्र में रोजगार 1 लाख अवसर सृजित करना है। रक्षा मंत्रालय द्वारा 2025-26 तक उत्पादन जो है इसको दोगुना करके 25 अरब अमेरिकी डॉलर तथा निर्यात 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करें अगली खबर जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया? ग्रेटर नोएडा में इसको आयोजित किया गया। मुख्य विषय क्या है? कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन इसका मुख्य विषय था। ठीक है, इसको ऊपर हम एक बार देख चुके हैं लेकिन दोबारा से देख रहे हैं यहाँ पे। आगे देखें, जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025, जो जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 है, इसका आयोजन कहां पर किया गया? महाकुंभ 2025 में महाकुंभ आयोजित किया गया था, प्रयागराज में इसका आयोजन हुआ। देश भर से 15,000 से अधिक आदिवासियों ने यहां पर भाग लिया था। अगली खबर क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता हुआ है। वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत होगा क्या? इस समझौते के तहत एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ऑस्ट्रेलिया का जो यह विश्वविद्यालय है यह उत्तर प्रदेश में अपना पहला कैंपस ग्रेटर नोएडा में स्थापित करेगा। ठीक है, तो वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय अपना पहला कैंपस उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित करेगा? तो ग्रेटर नोएडा में स्थापित करेगा। चलिए आगे देखें, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 बात करें तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निजी उद्यमी गारंटी योजना के अंतर्गत निर्मित कौशाम्बी जिले के मंझनपुर में 15,000 मीट्रिक टन, सुल्तानपुर के हरिहरपुर में 5,000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का लोकार्पण किया अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर। ठीक है, चलिए कुंभवाणी चैनल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। महाकुंभ से रिलेटेड जो सारी जानकारियां थी उनको समर्पित एक चैनल कुंभवाणी के नाम से लॉन्च किया गया था। ठीक है, और किस के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आकाशवाणी के द्वारा लॉन्च किया कुंभवाणी। आकाशवाणी कुंभवाणी किस मेगाहर्ट्ज पर? तो FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर यह संचालित किया जा रहा था। चलिए आगे बात करें, अन्य पॉइंट क्या है आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट देखा जाए तो 2 नए निजी औद्योगिक पार्कों को मंजूरी प्रदान की गई है। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश MSME द्वारा सहारनपुर और मुरादाबाद में 2 नए निजी औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है। याद रखना, उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में? तो सहारनपुर और मुरादाबाद में 2 नए निजी औद्योगिक पार्कों को मंजूरी प्रदान की गई है। यहां पर देखा जाए यह निर्णय प्लेज्ड प्रमोटिंग लीडरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन्स योजना का हिस्सा है। प्लेज योजना का हिस्सा है जिसका उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार को सृजन करना है। आपके परीक्षा में पूछे कि प्लेज योजना का उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्लेज योजना संचालित की जा रही है। यहां देखा जाए जनवरी 2023 में शुरू की गई यह योजना निवेशकों को कम ब्याज पर प्रति एकड़ 50 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, चलो अगली खबर देखें, गारंटी मोचन निधि की स्थापना। अब ये गारंटी मोचन निधि की स्थापना चर्चा कर लेते हैं। 22 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के आवधिक प्रतिदर्श योजना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गारंटी मोचन निधि की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए अगली खबर क्या है? CII एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत 2024, जो CII द्वारा लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। कृषि भारत 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? CII के द्वारा किया गया। कहां पर? लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसका थीम था, ये याद रखिएगा, हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, चलो अब उत्तर प्रदेश में डबल डेकर EV बस सेवा स्टार्ट की गई है। 9 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नागरिकों के लिए पहली डबल डेकर EV बस सेवा शुरू की है। ठीक है, परीक्षा में पूछे कि उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर EV बस सेवा का शुभारंभ कहां पर किया गया और किसके द्वारा किया गया? तो CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा लखनऊ शहर में किया गया था। ठीक, चलो आगे देखिए, अन्य कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इस मैगजीन के अंतर्गत समाहित किया गया है? कुंभ सहायक चैटबॉट, सहायक, अब यहां सहायक लिखा है लेकिन सहायक लिखा हुआ है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट श्रद्धालुओं के लिए विकसित किया गया। इससे श्रद्धालुओं के 10 से अधिक भाषाओं में लिखकर बोलकर सूचनाएं प्राप्त करने में सहायता हुई।
विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लोग आए हुए थे। अब विभिन्न राज्यों के लोग आए हुए तो जाहिर सी बात है कि बोलने में, समझने में किसी ना किसी मीडिएटर की आवश्यकता थी। तो दुभाषीय हो उससे अच्छा एक ऐसा चैटबॉट विकसित कर दिया जाए कि एक आदमी बोले, वो खुद से जैसे उसने तमिल बोला, अब वो एआई ने उसको जनरेट कर दिया हिंदी में, सामने वाले ने उसको हिंदी में सुना, सामने वाले ने हिंदी में बोला और उसने एआई में तमिल में जनरेट कर दिया, उसने उसको तमिल में सुन लिया। तो दोनों लोग आपस में बातचीत ऐसे कर सकते थे। ठीक है, इसके लिए सहायक चैटबॉट लॉन्च किया गया था। अगली खबर क्या है, उत्तर प्रदेश में पहली निजी टेक्सटाइल पार्क, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम देखें उत्तर प्रदेश के पहले निजी टेक्सटाइल पार्क के बारे में, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यूपी में पहला निजी टेक्सटाइल पार्क कहां पर स्थापित किया गया, परीक्षा में डायरेक्टली पूछे। तो नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शामली में बनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, कहां पर, शामली में बनेगा। और इसकी देखा जाए तो लागत कितनी आने वाली है, तो लगभग 726.61 करोड़ रुपए, 726.61 करोड़ रुपए आने वाली है। यह पार्क शामली जिले के कैराना तहसील के गांव झिंझना में बनाया जाएगा। तो इतना आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है किस गांव में बनेगा, किस तहसील में बनेगा। आप इतना याद रखिए कि उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क कहां पर बनाया जाएगा, तो ये शामली जिले में बनाया जाएगा। ठीक है, यहां देखा जाए इसे उत्तर प्रदेश की वस्त्र और गवर्नमेंटिंग नीति 2022 के तहत विकसित किया जाएगा। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश वस्त्र गवर्नमेंटिंग नीति कब लाई गई थी, तो ये सन 2022 में लाई गई थी। 2022 के नाम से इसको आप जानते हैं। ठीक है, चलो आगे देखें। दीपोत्सव के बारे में यहां पर चर्चा कर लेते हैं। हर साल दीपोत्सव में एक रिकॉर्ड बनता है, यहां पर भी रिकॉर्ड बना है। 8वां दीपोत्सव 2024, 8वीं बार है जब दीपोत्सव का आयोजन किया गया। कब, 30 अक्टूबर 2024 को पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राम की पैड़ी अयोध्या में इसका आयोजन किया गया। और देखा जाए तो दीपावली के शुभ अवसर पर इसका आयोजन किया गया था। इसमें एक साथ देखा जाए तो 1121 लोगों द्वारा सरयू जी की आरती और 25.12 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया। यहां देखा जाए इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यह प्रमाण पत्र सौंपा गया था। ठीक है, योगी आदित्यनाथ को यह प्रमाण पत्र सौंपा गया जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का बना था यहां पर। चलिए आगे देखें। उत्तर प्रदेश के पहले पीपीपी मोड पर बने मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन, यहां पर चर्चा कर ले तो महाराजगंज जिले में राज्य के पहले पीपीपी मोड पर स्थापित केएमसी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। ठीक, पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में पहला पीपीपी मोड पर बना मेडिकल कॉलेज कहां पर स्थापित है, तो ये महाराजगंज जिले में स्थापित है। 25 अक्टूबर 2024 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, चलो आगे देखें। अगला पॉइंट क्या है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ये उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो 4 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्य के अंतर्गत वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विश्व बैंक के पोषण से, किसके, विश्व बैंक से पोषण कराए जाने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 2024-25 से 2029-30 की कुल ऋण की धनराशि देखा जाए यहां पर कितना, तो 2,74,153। ठीक है, 2,74,153 लाख रुपए की परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विशेष प्रयोजन वाहन उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट अथॉरिटी के गठन के प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया। ठीक है, चलो आगे देखें। अगली खबर क्या है, अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र, अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र। तो 4 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने बागपत जिले में एक केंद्र स्थापना हेतु तहसील व परगना बागपत के ग्राम हरिया खेड़ा के ग्राम सभा में 1.069 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। आगे देखें, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यहां से सवाल बन ही सकता है। देखा जाए तो 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा इस अभियान के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को वित्त पोषित कर स्वरोजगार मिशन के तहत आगामी 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना करना है। इस आयोजन के संचालन हेतु जिला उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन केंद्र जिला स्तर पर केंद्रीय एजेंसी होंगे। ये पॉइंट पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कि केंद्रीय एजेंसी कौन होंगे। ठीक है, नोडल एजेंसी कौन होंगे, तो नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य किया जाएगा जिला उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के द्वारा। ठीक है, चलो आगे देखें। उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक उद्योग नीति 2024, ये नई नीतियां, नई प्रस्ताव, नई योजना, अभियान जो होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां देखा जाए
1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद के द्वारा इस नीति के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। और इससे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। यह नीति पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल और कंपोजिटेबल का उपयोग कर प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाने, प्रदेश को निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर स्थानांतरित करने, साथ ही साथ अपशिष्ट प्रबंधन को कम करने तथा राज्य के बायोप्लास्टिक उद्योग की स्थापना एवं उसे गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रख्यापित किया गया है। ठीक है, किस लिए इसको प्रख्यापित किया गया तो वो पूरा उद्देश्य यहां पर लिखा हुआ है इस नीति को। और ये नीति आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, आगामी 2025 की जो यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो आगे देखें। सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा को उद्योग का दर्जा दिया गया है। ठीक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। चर्चा कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है मोटे अनाज मक्का, बाजरा, ज्वार क्रय नीति निर्धारण प्रस्ताव। यहां पर देखा जाए, इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत मोटे अनाज जिनमें मक्का, बाजरा, ज्वार क्रय नीति के निर्धारण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। कब प्रदान की गई? तो 1 अक्टूबर 2024 को इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, यहां देखा जाए इसके अंतर्गत मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य देखा जाए तो 2225 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य देखा जाए तो 2625 रुपए प्रति क्विंटल तथा ज्वार, हाइब्रिड ज्वार का एमएसपी देखा जाए तो 3371 रुपए प्रति क्विंटल एवं ज्वार जो मालदांडी होता है इसका 3421 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। तो एमएसपी देख सकते हैं आप यहाँ पर, जो एमएसपी है विभिन्न फसलों के मोटे अनाज के, उन मोटे अनाजों के एमएसपी को आप याद रखिएगा। और 2023 का साल जो था वो आप जानते हैं कि 2023 का वर्ष सरकार के द्वारा मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया था। ठीक, आगे हम देखें। ग्रेटर नोएडा क्यों चर्चा में आया? तो ग्रेटर नोएडा चर्चा में इसलिए आया कि यहां पर सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो 11 से 13 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया था। और यहां पर इसका थीम क्या था, किस थीम पर आधारित था? इसका उद्घाटन जो सेमीकॉन इंडिया था, पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, पीएम मोदी के द्वारा सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन किया गया था। और थीम क्या था? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ठीक है, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर इसका थीम था। चलिए आगे देखें। यहां पर अगले महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, और यह सवाल आपकी परीक्षा में आ भी चुका है। ठीक, जो प्री एग्जाम था, प्री में यहां से सवाल आया था। चर्चा कर ले तो 7 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। यहां पर पॉइंट चर्चा कर ले तो 176 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल, पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है। यहां देखा जाए तो इसमें कक्षा 6 से 12 तक की छात्र छात्राओं को आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देश में पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने 1960 में लखनऊ में स्थापित किया था। ठीक है, यहां पर देखा जाए संपूर्णानंद के द्वारा लखनऊ में स्थापित हुआ था देश का पहला सैनिक स्कूल। ठीक, चलो आगे देखें। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले 1 साल के करंट अफेयर में पिछली बार भी आपको पढ़ाया गया था। पीसीएस के पहले मैं एक बार पढ़ा चुका हूं, लेकिन आपको फिर से बताता हूं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग पिछले 1 साल के करंट अफेयर को देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ चर्चा कर ले। 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंपियरगंज महाराजगंज में, ठीक है, कैंपियरगंज महाराजगंज में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, जटायु संरक्षण केंद्र और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। यहां पर देखा जाए यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियाई किंग गिद्ध, जो एशियन किंग वल्चर है, उनके संरक्षण को समर्पित विश्व का पहला केंद्र है। इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये 5 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित किया गया है इस जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र को। ठीक है, चलो आगे देखें। अगली खबर क्या है जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है?
रोड टू स्कूल कार्यक्रम, जो रोड टू स्कूल कार्यक्रम, इसके बारे में चर्चा कर ले तो 20 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारंभ किया है। यहां देखा जाए यह कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। ठीक है, रोड टू स्कूल कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान का एक नया रूप है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने देख लिया रोड टू स्कूल कार्यक्रम के बारे में। जो विभिन्न कार्यक्रम होते हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024, अब यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जो है इससे संबंधित सीधे सीधे पूछेगा कि इसका आयोजन कहां पर किया गया। तो 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया था और ये इसका दूसरा संस्करण था। कौन सा दूसरा संस्करण था, कहां पर आयोजित हुआ, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखें। देखा जाए इस संस्करण का जो पहला संस्करण था 2023 में आयोजित किया गया था। ठीक है, यहां पॉइंट पे बात करें तो इस वर्ष यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का थीम क्या था, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। क्या था, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। ठीक है, यहां पर देखा जाए वियतनाम को पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया। वियतनाम ने पार्टनर कंट्री के रूप में, परीक्षा में आपसे पूछे कि जो इंटरनेशनल ट्रेड शो था, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, इसमें पार्टनर कंट्री कौन था और इसका आयोजन कहां पर किया गया था। दो कथन वाले अगर सवाल आते हैं, कथन एक, ठीक, कथन एक और कथन दो, तो यहां पर कथन एक दे दे कि ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया और कथन दो दे दे यहां पर कि मलेशिया पार्टनर कंट्री था। तो मलेशिया नहीं, वियतनाम यहां पर पार्टनर कंट्री था और ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलो आगे देखें अगली खबर क्या है। SCR स्टेट कैपिटल रीजन, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 2024। ये अधिनियम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप प्री के लिए तो रट ही लीजिए कि कौन कौन से जिले शामिल है, साथ ही साथ ये आपके मेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। डायरेक्टली आपसे जीएस पेपर 6 में पूछ सकता है। ठीक है, जीएस पेपर 6 में ये आपसे सीधे सीधे अधिनियम का नाम ही दे देगा कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 2024 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की व्याख्या करिए। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए 6 अगस्त 2024 को राज्य ने इसको मंजूरी प्रदान की। जो ये अधिनियम था 6 अगस्त 2024 को इसको मंजूरी प्रदान की गई थी। इस अधिनियम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन का प्रावधान किया गया और उत्तर प्रदेश के 6 जिले शामिल है। ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन से जिले, तो लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी के 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र एससीआर के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, इन 6 जिलों को शामिल किया गया। 6 जिलों को याद रखिएगा कौन कौन से जिले और टोटल कितना एरिया शामिल है, तो 27,826 वर्ग किलोमीटर। जो राजधानी है ना, जैसे एनसीआर का विकास किया गया, उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले शामिल हैं, हरियाणा के कुछ जिले शामिल हैं, फिर उसके बाद राजस्थान के भी 2 जिले शामिल है उसमें। तो ऐसे करके देखा जाए राजस्थान का जो राजधानी होती है, राजधानी का दबाव कम करने के लिए आसपास के जिलों को भी एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन घोषित कर दिया गया। उसी प्रकार से एससीआर घोषित किया गया ताकि लखनऊ के ऊपर जो दबाव है, वो कम किया जा सके और आसपास के जिले भी अब एससीआर में शामिल होंगे। वो कौन कौन से जिले हैं, 6 जिलों का नाम बता दिया, कितने एरिया फैला हुआ है ये भी मैंने आपको बता दिया। यहां पर एक पॉइंट ये याद रखिए कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर होगा, लखनऊ में ही होगा। और इस प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, तो इसके अध्यक्ष होंगे सीएम और उपाध्यक्ष कौन होंगे, उपाध्यक्ष होंगे मुख्य सचिव। ठीक है, उसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट, आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा देने से संबंधित, परीक्षा दे रहे हैं, पेपर लीक हुआ था पिछली बार, तो उसके बाद क्या हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक कठोर कदम उठाया गया और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का रोकथाम अधिनियम 2024 पारित किया गया। यह आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और परीक्षा देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहां पर देखा जाए 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024 को पारित किया गया। 6 अगस्त 2024 को राज्यपाल के द्वारा इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, उसके बाद यह अधिनियम बन गया। इस अधिनियम में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 1998 के प्रावधानों में बदलाव करते हुए सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को रोकने हेतु कड़े प्रावधान किए गए हैं। अब प्रावधान क्या है उसको भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार और पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास और अधिकतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान शामिल है। यहां पर प्रावधान कर दिया गया कि कोई व्यक्ति अगर अनुचित कार्य करता है, पेपर लीक करवाने में संलिप्त है, तो उसे आजीवन कारावास की सजा होगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना उसके ऊपर होगा। ठीक है,
अधिनियम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, राज्य विश्वविद्यालय के साथ साथ उनके द्वारा नामित प्राधिकरणों, निकायों तथा एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं को शामिल किया गया। यानी बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में संचालित कोई भी परीक्षा हो, अगर आप पेपर लीक में संलिप्तता आपकी पाई गई तो आपको आजीवन कारावास या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, इसमें सरकारी नौकरियों के नियमितीकरण तथा पदोन्नति के लिए होने वाली परीक्षाओं को भी शामिल किया गया। मतलब जो विभागीय परीक्षाएं होती हैं उन विभागीय परीक्षाओं को भी यहां शामिल किया गया है। ठीक है, देखा जाए तो अधिनियम के तहत यदि पेपर लीक व नकल सहित परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों में संस्थान, परीक्षा कराने वाली एजेंसी संलिप्त पाई जाती है तो उसके कारण होने वाले वित्तीय बोझ की वसूल के संबंधित व्यक्ति, संस्था, एजेंसी से की जाएगी। अगर कोई संस्था प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होता है तो जितना भी खर्च पेपर कराने में लगा है उस सब कुछ उससे वसूल किया जाएगा और उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। यहां देखें, परीक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली कंपनी, सेवा प्रदाता को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट सूची में डाल दिया जाएगा, काली सूची में डालने का भी प्रावधान किया गया है। और इस अधिनियम में छात्रों को कारावास या जुर्माने के दंड के परिधि में शामिल नहीं किया गया। कोई छात्र है, छात्र को कारावास की कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है। यहां देखा जाए तो अनुचित साधनों के प्रयोग में छात्रों के शामिल होने पर उनका परीक्षा परिणाम रोककर उन्हें 1 वर्ष के लिए अगली परीक्षा में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा। मतलब अगर कोई स्टूडेंट पाया जाता है संलिप्त, कोई छात्र है वो संलिप्त पाया जाता है तो उसका परीक्षा परिणाम रोक दिया जाएगा और 1 साल तक उसके 1 साल के लिए उसको डिबार कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है जो अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम है, केंद्र सरकार का भी है। उसी प्रकार से देखा जाए जैसे केंद्र स्तर पर भी आया था, नीट वगैरह का जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद, और फिर ये उत्तराखंड में भी पेपर लीक हुआ था, उत्तराखंड ने अपने यहाँ प्रावधान लागू किए। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 उत्तर प्रदेश में भी आया था। ठीक है, तो इसी के साथ देखा जाए तो यूपी स्पेशल का जो सेक्शन था दृष्टि मैगजीन का, पूरा दृष्टि मैगजीन का यूपी स्पेशल का सेक्शन हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। जो भी पॉइंट थे आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट वो सारे पॉइंट मैं आपको बताते हुए गया। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखिए, रिवीजन करिए, और अन्य तथ्य भी आप चाहते हैं कि हमको बहुत सारा पूरा यूपी स्पेशल पढ़ लेना, कुछ भी अगर मिसिंग आपको लग रहा हो तो आप एक काम करिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटना चक्र के यूट्यूब चैनल पे मंथली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। यूपी स्पेशल मंथ वाइज भी उसमें मैंने पढ़ाया है, जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो सब आपको वहां पर भी मिल जाएंगी। और इस वीडियो को आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, 1-2 बार देखिए, रिवीजन करिए, अच्छे से रिवीजन करिए, एग्जाम का समय है, रिवाइज करते रहिए और रिवीजन करने से ही आपका कल्याण होगा। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर करता हूँ समाप्त। मिलते हैं फिर किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।